देगा। इस वीडियो में जो आपको मैं हिंदी के जो पेडागोजी क्वेश्चन CTET के एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ उनका, ठीक है। और इससे पहली वीडियो में आपके जो पैराग्राफ में से और पोएम में से जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो मैं क्वेश्चन का रिवीजन करा चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध न होना है। उदाहरण के लिए तो देखिए बहुभाषावाद क्या होता है। बहुभाषावाद क्या होता है कि शैक्षिक कार्यों में या किसी भी कार्य में एक भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं का प्रयोग करना, वो बहुभाषा का कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन किए गए हैं कि कोई दो भाषा में लिख सकता है, कोई दो भाषा में लिख सकता है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, केवल दो भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता। जिस भाषा को हम लिख सकते हैं तो उस भाषा को बोल नहीं सकते, ये बहुभाषावाद नहीं कहलाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन सही है कि देवनागरी लिपि यानी हिंदी लिखते समय आप उर्दू शब्दों का या ऐसे शब्द जो कि उर्दू भाषा से लिए गए हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। देखिएगा डी भी चेक कर लीजिएगा कि कोई ध्वनि विज्ञान संबंधी संकेतों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसमें कहा गया कि ध्वनि विज्ञान संबंधित संकेतों का है, संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं आप, किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। एक भाषा अंग्रेजी भाषा का तो प्रयोग कर रहे हैं मगर आप किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल इसमें एक ही भाषा का प्रयोग हो रहा है। आपका ऑप्शन सी में कि कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा और उर्दू भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो आपका यही बहुभाषावाद कहलाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग जो होता है वो शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषा सिखाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। यानी कि आप शैक्षिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा को और उस भाषा की विषय वस्तु को आप कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, वो ट्रांसलैंग्वेजिंग कहा जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन था कि कई भाषा के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग करना, ये आपकी ट्रांसलैंग्वेजिंग नहीं होगी। बी देखिएगा कि भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना न कि उत्पाद के रूप में देखना, ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए और भी चेक कर लेते हैं। सी वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई पदावली, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। डी देखिएगा कि अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा को देखना, ये भी आपका डी गलत है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, यानी कि जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हो शैक्षिक कार्य में प्रयोग कर रहे हो उसे एक प्रक्रिया के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका ट्रांसलैंग्वेजिंग कहलाता है, न कि एक उत्पाद के रूप में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है। तो देखिए पाठ श्रवण क्या होता है, तो श्रवण अधिगम में स्वर, आवाज़, गति, लय ये विद्यार्थियों के श्रवण के लिए एक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब शिक्षण कार्य किया जा रहा है तो उसमें आपके स्वर कैसे हैं, आवाज़ कैसे हैं और बोलने की गति और लय कैसी हैं, ये विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि श्रवण अधिगम में जो विद्यार्थी सुनकर सबसे प्रभावी ढंग से सीखता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला कि श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना, फर्स्ट ऑप्शन है, ये सही सा है। बी देखते हैं कि निष्कर्ष सुनते समय चींची आवाज़ करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप बोर्ड पर लिखोगे और आपका पेन या जो चौक चींची की आवाज़ करेगी तो बच्चे वो उस आवाज़ को आवाज़ जो आप बोलना चाह रहे हैं वो नहीं सुनेंगे बल्कि चींची की आवाज़ पर ध्यान देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग न सुनाई जाए, ये भी आपका गलत है, ठीक है। अगर किसी कार्य को आप एक से अधिक बार सुनते हैं, ठीक है, तो उसे आप जल्दी सीख जाते हैं, मगर ये भी इसमें एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग न सुनाई, ये भी आपका गलत है। बी देखेगा यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थी के स्तर के उपयुक्त है तो बीच में रोका ना जाए, ये भी आपका गलत है। अगर मान लीजिए किसी वजह से विद्यार्थी को क्वेश्चन सुन नहीं पाया है तो उसे बीच में रोककर दोबारा सुनाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन बी, सी, डी ऑप्शन आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका सही होगा, ए होगा
कि श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना चाहिए। यानी कि जो आप विद्यार्थियों को, बच्चों को जो सुनाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उससे पहले बच्चों को उस पाठ को या उस लेख को पढ़ने के लिए दे दें, ताकि वो बच्चा उस पाठ पर जो आपने उसने पढ़ा है वो उसे ठीक से समझ सके, सुन सके या समझ सके। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा कि पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सलाह है? तो आपका ए हो जाएगा कि श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है? तो व्याकरण पढ़ाने के चरण क्या होते हैं कि विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना, किसी विशिष्ट व्याकरण बिंदु का प्रयोग करना और भाषा और व्याकरण के नियमों की जांच करना व्याकरण पढ़ाने के जो होते हैं, ये व्याकरण पढ़ाने के चरण होते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन है ए, विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना, ये आपका व्याकरण पढ़ाने का चरण है, ये आपका ऑप्शन सही है। बी देखते हैं, किसी विशिष्ट व्याकरणीय बिंदुओं का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधियों का प्रयोग करना, ये भी ऑप्शन आपका सही है। सी, अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की जांच करना, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि ए और बी, सी ये व्याकरण पढ़ाने के चरण हैं, मगर क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो डी देखते हैं कि पढ़ाए गए वाक्य का अभ्यास यानी कि ड्रिल करवाना, ये जो है व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो देखिए भाषा शिक्षा की अवधारणा क्या होती है कि भाषा शिक्षा की अवधारणा में भाषा का स्वरूप, भाषा की भूमिका, भाषा की दक्षता, भाषा शिक्षण की विधियाँ और भाषा शिक्षा का विश्लेषण करना, वो भाषा शिक्षण की अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिएगा ये ट्रांसलैंग्वेजिंग, पठन वैकल्य और भाषा संबंधी विशिष्ट विकार, ये आपकी जो भाषा शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं, जबकि बुद्धि जो भाषा की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो भाषा शिक्षा की अवधारणा बुद्धि नहीं है, जबकि ट्रांसलैंग्वेजिंग, पठन वैकल्य और भाषा संबंधी विशिष्ट विकार ये भाषा की अवधारणा हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि देखिएगा कोई भी अध्यापक कोई भी विषय वस्तु को पढ़ा रहा है, तो उस विषय वस्तु को पढ़ाते समय अगर उस विषय वस्तु से संबंधित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, तो उससे क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन पहला है कि लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। बी देखिएगा कि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विषय वस्तु अध्यापक पढ़ा रहा है अगर उससे संबंधित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, तो विद्यार्थी क्या होते हैं, विद्यार्थी का जो ध्यान होता है वो अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए जो विषय वस्तु पर ही होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है और जो विद्यार्थी जो एक्टिव रहते हैं पढ़ने में। सीता देखिएगा कि अध्यापक को लंबी लंबी व्याख्या नहीं करनी पड़ती, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। डी, इस समय अध्यापक पाठ योजना के बारे में तुरंत निर्णय ले सकते, ये भी सही नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा बी होगा कि भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। तो आपका आंसर भी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शब्दकोश की अनेक विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती? देखिए इसमें विद्यार्थी के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती वो चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश क्या होता है कि शब्दकोश संप्रेषण को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होता है, शब्दकोश लेखन कौशल को निखारता है, शब्दकोश विचारों को व्यवस्थित करने और उसे बोलने में सहायक होता है। शब्दकोश ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती है, तो विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में जो उच्चारण पाए जाते हैं, शब्दार्थ पाए जाते हैं, बालाघात पाए जाते हैं, मगर शब्द की उत्पत्ति नहीं पाई जाती। कोई भी विद्यार्थी किसी शब्द की उत्पत्ति तुरंत नहीं कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कि इसमें नया शब्द दिया गया बालाघात। बालाघात क्या होता है?
बालाघात होता है कि किसी भी विषय वस्तु पर साधारण से अधिक बल देना या साधारण से अधिक बल लगाना, ताकि उस विषय वस्तु पर जो विद्यार्थी ठीक से ध्यान दे सके, वो बालाघात कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी विद्यार्थी के यानी कि शिक्षण कार्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है कि विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, शब्द की उत्पत्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट कि भाषा की लिपि की पहचान, ये आपकी पठन का आयाम होता है। बी देखिएगा, पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, ये भी पठन का आयाम होता है। सी पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, ये भी पठन का आयाम होता है। मगर कृतवाच्य और क्रमवाच्य की पहचान करना, ये पठन का आयाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कृतवाच्य कृमवाच्य क्या होते हैं, पहले इसका ज्ञान बच्चे को होना जरूरी होता है। ठीक है, अब कृतवाच्य क्या होता है कि कृतवाच्य में जो कर्ता प्रधान होता है, और इसमें जो आपके सकर्मक और अकर्मक दोनों की राय पाई जाती है। ठीक है, कृतवाच्य में जो होता है वो आपके कर्ता प्रधान होता है, और कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों की राय पाई जाती है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो जब तक बच्चों की इनकी जब तक बच्चों की इनकी जानकारी नहीं होगी, ठीक है, तो वो इन्हें नहीं पहचान सकता है। तो इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा, कृतवाच्य और क्रमवाच्य की पहचान करना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए इसमें, वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य, ये प्रामाणिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है। दो भाषाओं में शब्द सूची, ये भी प्रामाणिकता की अवधारणा के से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा सी है, बोली और लिखी गई सामग्री, वो ही प्रामाणिकता की अवधारणा से संबंधित होता है, क्योंकि जो चीज़ बोली जा रही है और जो लिखी हुई सामग्री है वो हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रामाणिकता की अवधारणा से संबंधित आपका सी आंसर हो जाएगा, बोली और लिखी गई सामग्री, यही आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, तो यही ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए खेल भी एक अनिवार्य शिक्षण पद्धति है। ठीक है, तो यही गलत है। और देखिए और ये भी कहा है कि खेल पूर्व अधिगम को पुनर्वलन करते हैं, ये भी सही है। खेल अपने आप में एक पाठ के रूप में लेते हैं, ये भी सही है। अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्य के साथ संबंध करना कठिन है, ये भी सही है। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है, तो आपका ए गलत हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा कि खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, क्योंकि खेल विद्यार्थियों को अधिगम से भटकाते नहीं, क्योंकि खेल भी जो है वो अधिगम का ही एक प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषण शिक्षण के कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। तो देखिए इसमें फर्स्ट दिया गया है कि विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देने चाहिए, ताकि बोलते समय विद्यार्थी उन वाक्यांशों का प्रयोग कर सके। बी है कि वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए, ये भी सही है कि जो वाचन के लिए जो टॉपिक दिया जा रहा है वो शिक्षार्थियों के स्तर का ही होना चाहिए। सी है कि वाचन के लिए सामग्री पूर्व में पढ़े गए पाठन संबंधी से पाठ से ली जा सकती है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। डी देखिएगा कि वाचन के समय विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए, ये आपका अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर विद्यार्थी वाचन कार्य कर रहा है और तुम उसमें तुरंत संशोधन करोगे तो विद्यार्थी क्या होगा, अपने वाचन कार्य से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, यानी ठीक से उसका वाचन नहीं कर पाएगा। तो यही आपका अधिक उपयोगी नहीं है। तो क्वेश्चन था कि वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो कि अधिक उपयोगी नहीं है। तो अधिक उपयोगी आपका डी आंसर हो जाएगा कि वाचन के समय विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए, यही आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में
कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा, पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं में शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाओं में शिक्षा दी जाने की सिफारिश दी गई है। इसमें सबसे पहला है आपका मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, दूसरा है गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जाए। ठीक है, दूसरा है गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जाए। तीसरा है कि हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषाई दोनों राज्यों में अंग्रेजी भाषा या एक शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा को जो है वो आपके क्या एक वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुशंसा भी की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए ऑप्शन देखिएगा कि शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन करना, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, माध्यमिक चरण की बात हो रही है। बी, मिडिल और माध्यमिक चरण में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, ये भी आपका सही है। ठीक है। सी, घर की भाषा मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। डी देखिएगा कि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों में, यानी कि जब बच्चा प्रारंभिक चरणों में हो में से ही अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम का रूप बनाया जाए, यानी शिक्षा का रूप बनाया जाए, यही आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रारंभ से ही बच्चे को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं कराना चाहिए, जबकि अंग्रेजी भाषा बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा में किसका मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। तो ये ही आपका कथन सही नहीं है, तो आपका आंसर डी कथन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित एवं मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्य के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित एवं मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्य के माध्यम से देती है और इनका प्रयोग आकलन के रूप में करती है, तो यह आकलन जो रचनात्मक आकलन के रूप में जाना जाता है। रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विषय वस्तु की को 2 या 3 इकाइयों के समूह में छात्रों को पढ़ाया जाता है और इसके बाद परीक्षण हेतु जो उन्हें उनके आकलन यानी कि विद्यार्थियों के आकलन हेतु परीक्षण कार्य दिया जाता है और इस प्रक्रिया को ही इकाई आकलन या रचनात्मक आकलन कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये हिंदी सीटेट के पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन 2 विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों में और बिहार के पूर्वी भागों में जो भाषा बोली जाती है वो क्या होती है, ये हिंदी भाषा की ही बोलियां होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ये जो हो दोनों यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों और बिहार के पूर्वी भागों में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा की में ही बोलियाँ होती हैं। और बाकी ऑप्शन जो दिया गया जैसे ए विभिन्न भाषाएँ, ये आपका ऑप्शन गलत है। एक हिंदी और दूसरी भोजपुरी है, ये भी आपका गलत है। और ये एक ही भाषा है, ये भी गलत है। ये सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपके ये इसमें सीटेट के जो पेडागोजी के क्वेश्चन हिंदी के जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उसके 15 क्वेश्चन कराए हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने हिंदी में जो आपकी वो पैराग्राफ आते हैं पोएम आते हैं उसके 15 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो और उससे कुछ भी आपको नॉलेज मिल रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।